देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 रसायन विज्ञान का धातु और अधातु। इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। ओके, तो इसके पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। जैसे कि इसमें मेन टॉपिक्स जो रहेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रोड विभव एंड मानक इलेक्ट्रोड विभव। तीसरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। फोर्थ नंबर पे विद्युत रासायनिक श्रेणी एंड पे विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग एंड देन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको इससे सीखने को मिलता है। ओके, देखिए सबसे पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। ओके, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड या अर्धसेल किसे कहता है। तो हम लोग बहुत सिंपल से उसमें जवाब देंगे क्या, जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। मतलब कोई धातु है और उसी लवण का विलयन उसको डुबो तो क्या होगा, धातु की छड़ धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है। मतलब कि ये कोई बीकर है ना, इसमें मैंने क्या भरा, कॉपर सल्फेट भर दिया और इस पे धातु की छड़ मैंने डुबोई कौन सी, कॉपर। ओके, क्या डुबोई, कॉपर की छड़, कॉपर की छड़। तो क्या समझ में आया, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ क्या होती है, धातु की छड़ पे या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। मतलब धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। और ये जो उपकरण होता है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। तो क्या बात समझ में आई, इसमें समझ में आई जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ओके, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ओके, अगर एग्जाम्पल्स देखा जाए तो एग्जाम्पल पे क्या बताएंगे, एग्जाम्पल्स जरा लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर, क्या करने पर, डिप करें अगर, डुबोने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। छड़ कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। छड़ धनावेशित हो जाती है। ओके, ऐसे इसका सेकेंड पॉइंट अगर एक और एग्जाम्पल लिखें, क्या, जैसे कि जिंक की छड़ है और अगर हम ZnSO4 में डुबोने पर ये छड़ कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये उपकरण जो है, ये उपकरण ही इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। मतलब क्या बताया, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के या उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और ऐसा उपकरण ही इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। ओके, लिख लीजिएगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, मानक इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में क्या करने पर, डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या क्या मेन था, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करता है। क्या लिख लेंगे इसमें, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं।
ओके, प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा जल्दी से लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ला 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 ला। देखिए नेक्स्ट जो आता है अपना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहता है। तो ये बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। क्या, जब किसी धातु की छड़ को, किसको, धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। क्या बताया, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ओके, तो क्या समझ में आया, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ओके, तो इसको बात करने से पहले ज़रा देखना, सबसे पहले बताएंगे जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो एसएचई का निर्माण जो होता है विभिन्न इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग जो करते हैं वो कई इलेक्ट्रोडों, अलग अलग इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। अब बात आती है कि संरचना क्या क्या होती है। इसके मुख्य रूप से ये भाग होते हैं, जैसे विद्युत अपकट विलयन, ये जो कि आपका मिला है ना, ये सॉल्यूशन। विद्युत अपकट का विलयन, पहला पार्ट, कांच की बंद नली में भरी H2 गैस, ये जो नली है ना, ये पार्ट हमें चाहिए, H2 गैस इसमें भरी है। ओके, वो भी किस पर, एट 1 ATM पर, है ना, प्लेटिनम की तार से लटकी प्लेटिनम प्लेट चाहिए। ओके, तो ये क्या है, प्लेटिनम फॉयल है। ओके, शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए जरा ये भी देख लेना। शर्तें हैं कि ताप इसका होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, 25, टेम्परेचर की बात की जाए 25 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का दाब 1 ATM होना चाहिए, जो सांद्रता है 1 मोलर होनी चाहिए। विशेषता क्या है, इसका एसएचई का E0 मानक इलेक्ट्रोड 0 मान लेंगे जब गणना करेंगे। ओके, क्रियाविधि की बात की जाए तो क्रियाविधि में क्या बताएंगे, सिर्फ क्रियाविधि जरा देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, बस क्या है, जिस इलेक्ट्रोड का E0 ज्ञात करना होता है, जिस भी इलेक्ट्रोड का E0 ज्ञात करना होता है उसे एसएचई के बराबर, ओके, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर बीच में लगा देते हैं क्या, वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, और वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वही उस सामान्य इलेक्ट्रोड का E0 होता है। क्या बताया, जिस इलेक्ट्रोड का हमें E0 ज्ञात करना है, नंबर 1 पॉइंट, उसे एसएचई के बराबर में रखकर वोल्ट मीटर से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद वोल्ट मीटर में रीडिंग देखनी है, जो रीडिंग है वही मानक इलेक्ट्रोड वो होगा, मतलब सामान्य इलेक्ट्रोड का E0 आएगा। राइट, तो ये तरीका है, लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिए, आगे आता है आपका नोट टाइप में कुछ लिखेंगे, फिर इसके बाद में बात करेंगे। नोट, इलेक्ट्रोड विभव अगर नॉर्मल देखा जाए तो दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक मानक अपचयन विभव, एक मानक आक्सीकरण विभव। ओके, ये दोनों होता है। फिर आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या होती है। ओके, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किससे बोलते हैं, ये अपना मेन टॉपिक रहेगा। तो क्या बताएंगे, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखकर, मतलब विभिन्न इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखकर जो श्रेणी प्राप्त की गई या जो श्रेणी बनाई गई उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। क्या बताया, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को
उनके बढ़ते हुए क्रम में रखकर जो श्रेणी बनाई गई उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। इसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अब बात आगे आती है कि इसकी ट्रिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो जरा इसकी ट्रिक को अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे ऐसे कैसे लिख लेना। क्या है ट्रिक? ट्रिक है लिख के बड़ा सरदार का नाम, मांगे अली जान कर फेंको सीडी कोई नई, जिस सीडी में सुंदर प्यारा जो है क्यूट चांदी सोना फॉरएवर। क्या क्या बताया? लिख से एल हो जाएगा आपका, और के से पोटेशियम, बड़ा भी, सरदार एस आर, कार से सी हो जाएगा, कार लिख लो या कार लिख लो। ओके, कार नाम से एन हो जाएगा। मांगे mg, मांगे लिख लो या मैगी लिख लो या मांगे लिख लो। मांगे अली जान कर, इसे हम कर लिख सकते हैं, कार लिखा है कर, इसे कर बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। जानकर फेंको सीडी कोई को COI भी लिख सकते हो, कोई चूंकि ये मैच करेगा। नई सुंदर प्यारा है या हाइड्रोजन, या सुंदर पब बोल सकते हो, जो भी बोलना हो, प्यारा है। फिर ये क्या CU से क्या बोलोगे? क्यूट चांदी सोना फॉरएवर, ये सब क्यूट है फॉरएवर। अब इसमें हम एक चीज बनाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू वर्क करता है। अब बात आती है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ से? ऊपर से नीचे आते हैं तो कहानी क्या होती है? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो E0 बढ़ता है, मतलब E0 क्या होता है? इंक्रीज है, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ता है जल्दी से। इसे आप लोग बना लीजिएगा, लिस्टिंग कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया है। इसे अलग कर देते हैं ताकि दिखाई दे साफ। ओके, ये लिख लीजिएगा ऐसे। ओके, आगे देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करेंगे धातुओं की क्रियाशीलता पर या विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी के जब उपयोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या? जैसे कि नंबर 1 पार्टिकल होगा टॉपिक धातुओं की क्रियाशीलता। ओके, अगर धातुओं की क्रियाशीलता की बात की जाए तो हम लोग बताएंगे ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, मतलब ऊपर वाली जो होती हैं अधिक क्रियाशील होती हैं और नीचे वाली कम क्रियाशील कम होते हैं। ओके, जैसे कि फेरस की जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट प्लस Cu, लेकिन Cu की FeSO4 से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ओके, ये लिख लीजिएगा। फिर धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, ये पढ़ लेते हैं। ओके, जब धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं तो किस टाइप से करते हैं जरा देखें। क्या बताया? विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 निष्कासित करते हैं। H के ऊपर स्थित धातुएं जरा देख लेते हैं, H के ऊपर कौन कौन सी धातुएं हैं, है ना। H के ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर जरा देख लो, ये है। इसके ऊपर की सभी धातुएं क्या है? हाइड्रोजन से अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन निष्कासित करती हैं, ऊपर की जितनी है सब। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या बताया इसमें बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 निष्कासित करती हैं, है ना। अगर H2 निष्कासित करती हैं तो रिएक्शन देख लीजिएगा। H जिंक है,
अम्लों से क्रिया करा दी H2SO4 से, क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 निष्कासित हो गए, हाइड्रोजन से ऊपर थी इसलिए। अब ऐसे ही जबकि अगर यहीं पे देखा जाए CuSO4 या Cu की H2SO4 से रिएक्शन कराओ, क्या ये नो रिएक्शन फॉर्म करेगा, नो रिएक्शन, है ना। रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन नहीं हुई सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से। ये रीजन भी दिखा देते हैं। देखो इसमें क्या था, ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं हाइड्रोजन निष्कासित नहीं करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातुएं, ऊपर की जितनी भी हैं, वो सभी क्या है H निष्कासित करते हैं, मतलब अम्लों से क्रिया करके H निष्कासित करते हैं। तो वही देखो इस रिएक्शन में दिखा, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर है हाइड्रोजन सल्फेट, जो कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे है तो रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। देखो जिंक है, कहाँ पे है जिंक, जिंक 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 जिंक, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसने क्या किया हाइड्रोजन निष्कासित कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे और रिएक्शन देखते हैं। आगे करते हैं अधातुओं से क्रिया, है ना। अगर अधातुओं से क्रिया की बात की जाए तो क्या बताएंगे, जो नीचे वाली धातुएं होती हैं या नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होती हैं। नीचे वाली धातुएं अगर अधिक क्रियाशील होती हैं तो इसमें ज़रा देखिए, जैसे कि लिखें, अगर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे F2 प्लस KCl रिएक्शन होगी जब ये बनाएगा KF और KF, ओके, प्लस क्या बनाएगा Cl2, या इसे ऐसे भी लिख सकते थे F2 प्लस KCl एरो 2KF प्लस Cl2, यहाँ 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ओके। और जबकि नहीं बनाएगा क्या I2 प्लस 2KCl एलो, नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं कर सकता। इसमें भी यही रीजन आएगा, ओके, ये रिएक्शन नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो नहीं होती है, लिख लीजिएगा, ओके। फिर आगे देखिए नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। बताया गया निम्न मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए। मतलब ये मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से हमें क्या बनाना, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनानी है ना। तो इसमें जो मैं ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन क्या दिए गए, पहला Ba का -2.90, Mn का -1.18, फेरस का -0.44 और कॉपर का 0.34। बनाना क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात ये क्या है सबसे कम, तो सबसे कम क्या है, सबसे कम -2.90, फिर इससे कम -1.18, फिर इससे कम -0.44, फिर इससे मतलब 0.34। कहने का मतलब है इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा, कहने का मतलब है ये क्रम है। अगर ये कम है तो इस क्रम में क्या लिखेंगे, Ba Mn Fe Cu, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं Ba Mn Fe और Cu, याद रहेगा। तो ये आपकी सीरीज है और इस सीरीज को हम इस टाइप से किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, है ना। इतना आपका क्या है आंसर पोर्शन है, तो इसे आप लोग सही से कर लीजिएगा, ओके, इसे लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ABCD को घटती सक्रियता के क्रम में लिखे। घटती का मतलब है पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 0.40, है ना, तो 0.40, फिर इससे कम ये प्लस वाला 0.14, ये सब वोल्ट में होंगे, वोल्ट में होंगे, ओके। फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम माइनस का 0.54 वोल्ट, फिर सबसे कम -1.36 वोल्ट, यही तो लिखा है।
अब अगर इस क्रम में लिखा है, इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा कैसे लिखा ए, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी, फिर लिखा डी। तो सबसे ज़्यादा ए का था, फिर बी का था, फिर सी का था। मतलब क्या है कि यही सक्रियता का घटता क्रम है, यही सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। या फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर सक्रियता श्रेणी बनाओगे तो सक्रियता श्रेणी का एक ही रूल रहता है, जरा देखिए। डी आपका -0.136, तो डी सबसे कम है, ए सबसे ज़्यादा है। तो अगर ए सबसे ज़्यादा है, ए लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में है, देखिए देखिए। अब इसमें अगर क्रम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है। ओके, चूँकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में जो लिखा जाता है वही है, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो ये सीरीज हो गई। ओके, तो क्या है, ये घटती सक्रियता का क्रम लिखना है। क्या लिखना है, घटती हुई। तो घटती, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सक्रियता का घटता हुआ क्रम यही है, सक्रियता का घटता हुआ क्रम, हुआ क्रम। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें क्या बताया, कॉपर सल्फेट में डूबी लोहे की कीलों पर तांबा क्यों जम जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट है, उससे डूबी लोहे की कीलों में तांबा क्यों जम जाता है। देखिए, तो क्या बताएंगे इसमें, जो फेरस है, लोहे को फेरस बोलते हैं, है ना। तो फेरस अधिक क्रियाशील होने के कारण, क्या बोलेंगे, फेरस अधिक क्रियाशील होने के कारण, होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब देता है तो चलिए रिएक्शन लिख लेता है। तो रिएक्शन अगर लिखी जाए तो रिएक्शन क्या रहेगी अपनी, जैसे फेरस है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो ये अलग हो जाएगा। क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस CO। ओके, तो इस रीजन से इस पर तांबा जम जाता है। ओके, तो लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया, कॉपर AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag ZnNO3 का होल ट्वाइस से Zn को विस्थापित नहीं कर पाता। उसका पास सीधा सा रीजन एक ही है, जैसे कि रिएक्शन है कॉपर AgNO3, है ना। तो ये रिएक्शन करके क्या बना देता है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, है ना। और इसके बाद में इसमें अगर लिखा जाए, चूँकि कॉपर जो है वो Ag से अधिक क्रियाशील है, Ag से कैसा है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो क्या समझ में आया, अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को निष्कासित कर देगा या विस्थापित कर देगा। अब ऐसे ही Ag प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस अगर किया जाए तो ये क्या होता है, यहाँ रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, नो रिएक्शन, है ना। अगर रिएक्शन नहीं होती तो इसका मतलब एक ही रहता है, चूँकि Ag जो है वो Zn से कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। अब उसका बेहतरीन तरीके से अगर आप देखें तो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साथ में रखो, है ना।
तो साथ में रखने से ये रहेगा, आप देख पाओगे कौन सा क्रियाशील अधिक है और कौन सा कम है। ओके, तो ये तो आंसर हुआ, जल्दी से लिखिएगा फिर आगे बढ़ता है। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, Zn का होल ट्वाइस प्लस 2Ag एरो Ag प्लस Zn। अब क्या संभव है या नहीं, अगर संभव है या नहीं इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, फिर बताते हैं। देखिए, ये रही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इस सीरीज में बताना है Zn का होल ट्वाइस से 2Ag AgNO3 Zn। अब क्रिया संभव है या नहीं, याद रखना नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो बढ़ती है। तो अब जरा देखिएगा कम क्रियाशील कौन है, अधिक क्रियाशील कौन है। तो इसमें रिएक्शन क्या है, Zn का होल ट्वाइस प्लस 2AgNO3 Zn। अब जरा बताना, जो ये ऊपर वाली होती हैं, ये ऊपर वाली धातुएं जितनी होगी सब अपने से नीचे वाली को निष्कासित कर देगी, मतलब ऊपर अधिक क्रियाशील है। मतलब अगर देखा जाए तो इसे हम पहले रब करते हैं फिर कुछ बता देते हैं। क्या कि ऊपर की धातुएं कैसी होती हैं, ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। ऊपर की कैसी होंगी, जरा देखो, ये अधिक क्रियाशील होगी, इधर क्या होगा, अधिक क्रियाशील होंगी, और नीचे कम क्रियाशील होंगी, कम क्रियाशील। चलो इतना तो सही है। अब Zn कहाँ पे है, Zn है आपका यहाँ, और Ag कहाँ है, नीचे। मतलब Zn ये ऑलरेडी अधिक है, ये कैसा है, पावरफुल है ना। और ये क्या है, वीक है, कमज़ोर है, मतलब इसकी कम क्रियाशीलता है। तो कमज़ोर वाला पावरफुल वाले से कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। कहने का है Zn का होल ट्वाइस प्लस 2Ag एरो नो रिएक्शन। उसका रीजन आपको समझ में आया होगा, सबसे बड़ा क्या रीजन है, रीजन यही है कि ऊपर वाली अधिक क्रियाशील होती है, नीचे वाली कम क्रियाशील। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को कभी नहीं। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं जी हटा देते हैं जी, नहीं जी अब तो लफड़ा हो जाएगा जी। ओके जी, आगे क्वेश्चन पे आओ जी, फिर करो जी। ओके, चलिए पहले इसे लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ही लिखिएगा जितना कलर्ड हो गया। आगे देखें, आगे क्वेश्चन दिया गया, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है, मतलब विलयन का नीला रंग क्यों गायब हो जाता है। तो जरा रिएक्शन लिखते हैं पहले फिर बताते हैं क्यों गायब होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 में किसकी कील डालते हो, लोहे की। अब जरा और रिएक्शन पे, जो कॉपर है वो नीचे है और लोहा ऊपर है, ये अधिक क्रियाशील है। कैसा है, अधिक क्रियाशील है, मतलब रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो क्या बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ओके, जब ये रिएक्शन हो जाती है और जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, उसका नीला रंग गायब हो जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई, इसे लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ता है। ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू विट्रॉल होता है, मतलब नीला होता है। कैसा होता है, नीला, है ना। और ये फेरस सल्फेट कैसा होता है, रंगहीन। लिख लीजिएगा जल्दी से फिर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताएगा कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर, कॉपर की छड़ है, कॉपर की छड़ को किस में डालता है, AgNO3 विलयन में डालने पर
विलेन का रंग नीला क्यों हो जाता है? आइए अभी हम पहले वो देख लेते हैं। क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी, चूंकि बिना उसके तो कुछ नहीं करने वाले हम, है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहाँ गई? यहाँ है। ओके, यही थी। हाँ चलो यहाँ पे रख लो। यही चीज़ अभी बता रहे थे। कापर कहाँ पे है? कापर आपका नीचे है। एजी कहाँ पे है? एजी और नीचे है, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, तो हटाएगा क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइज प्लस Ag, है ना। तो अगर ये रिएक्शन होती है तो इसमें हम एक ही चीज़ बता सकते हैं, क्या? ये जो AgNO3 होता है ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। मतलब कापर की छड़ को AgNO3 विलेन में डालने पर तो ये रंगहीन होता है, और कापर कैसा होता है? नीला। तो कैसा ला देता है? नीला कलर ला देता है। समझ में आया? मतलब कापर अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट विलेन में डालने पर विलेन को नीला कर देता है। ओके, तो इसे ज़रा लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम ठंडे पानी से क्रिया करता है जबकि मैग्नीशियम नहीं, क्यों? सोडियम किससे क्रिया करता है? ठंडे पानी से, जबकि मैग्नीशियम गर्म पानी से, क्यों? अब जरा बात आती है, सोडियम कहाँ पे है? सोडियम सोडियम ये है सोडियम, मतलब अधिक क्रियाशील है, और मैग्नीशियम कम क्रियाशील है। तो क्या बताया? सोडियम ऊपर होने के कारण अधिक क्रियाशील है। क्या बताएंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम ऊपर होने के कारण अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, जबकि सोडियम जो है, मैग्नीशियम नीचे होने के कारण कम क्रियाशील है। कैसा है? कम क्रियाशील है। क्या समझ में आया? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम ऊपर होने के कारण अधिक क्रियाशील है, जबकि मैग्नीशियम नीचे होने के कारण कम क्रियाशील है। ओके, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि वैद्युत संयोजिक यौगिक, वो आपका नेक्स्ट डे रहेगा। अगर आपको सही लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।